Good morning everyone. This is हर्षिता दादीश फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोटा. सिविल प्रोसीजर कोड में जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38. प्रीवियस लेक्चर्स में हम सेक्शन 94, 95 एंड अरेस्ट बिफोर जजमेंट जो कि ऑर्डर 38 में ही रूल 124 प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज फर्दर हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. रूल 5 to 13 डील्स विथ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट. सबसे पहले लेते हैं रूल 5. कोर्ट जो है रूल 5 में डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए बुला सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. किसी भी स्टेज पर सूट चल रहा हो, कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को ऑन एफिडेविट और अदरवाइज क्या कर सकता है, डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए बुला सकता है. लेकिन इसके लिए 3 कंडीशंस हैं. 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जब कोर्ट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर पास करेगा. तो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है जो डिफेंडेंट है उसने विद इंटेंशन, किस इंटेंशन से, टू डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री, कि अगर कोई डिक्री पास हुई है और उसका एग्जीक्यूशन को उसे रोकना है, इस इंटेंशन से वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को, पार्ट को वो डिस्पोज ऑफ कर देता है या करने जा रहा है, या कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो प्रॉपर्टी आ रही है या प्रॉपर्टी का कुछ भाग वो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, करने जा रहा है. तो इन केसेस में क्या होगा, जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाइड होता है ऑन एफिडेविट और अदरवाइज कि डिफेंडेंट जो है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने जा रहा है या रिमूव कर रहा है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से, तो कोर्ट जो है वो 2 तरीके के उसे ऑर्डर दे सकता है. क्या ऑर्डर देगा? ईदर टू फर्निश सिक्योरिटी, या तो वो सिक्योरिटी फर्निश करे, जमा कराए, जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाइड है उतनी सिक्योरिटी, या फिर प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है. ठीक है, तो ये रेमेडी है. यहाँ जो सिक्योरिटी दी जाएगी वो जो प्रॉपर्टी की जो डिक्री है उसको सेटिस्फाइड करे, इतना सिक्योरिटी अमाउंट होना चाहिए. ठीक है, तो जब ऑर्डर कोर्ट देता है तो एक बार डिफेंडेंट को चांस दिया जाता है. यहाँ पर जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी सिक्योरिटी अमाउंट की और प्रॉपर्टी की, वो प्लेंटिफ स्पेसिफाई कर सकता है जब तक कि कोर्ट ने स्पेसिफाई या डायरेक्शन कोई नहीं दिए हैं. तो प्लेंटिफ अपने एप्लीकेशन में बता सकता है कि अगर प्रॉपर्टी अटैच की जाए तो ये पोर्शन या इतना पोर्शन प्रॉपर्टी का अटैच्ड हो. तो कोर्ट जो है कंडीशनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है. और अगर मान लीजिए रूल 1 की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है और फिर भी डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है, देन अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 5 सच काइंड ऑफ अटैचमेंट शैल बी वॉइड. तो ये रूल 5 में क्लियर कर रखा है कि क्या किस किस कंडीशंस पे डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है या फिर उसको सिक्योरिटी देने के लिए बुलाया जा सकता है. ठीक है, तो ये ब्रीफली हमने देख लिया कि एप्लीकेशन लगती है जब अटैचमेंट की, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है ऑन एफिडेविट और अदरवाइज, तो वो डिफेंडेंट को क्या कहेगा, डिफेंडेंट को
सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए बोलेगा, और अगर डिफेंडेंट जो है वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को अंडर रूल 6 क्या कर लिया जाएगा, रूल 6 में उसे प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। किस केस में, जब उसने सिक्योरिटी फर्निश नहीं की, फेल हो गया वो, उसने शो कॉज नहीं दिया कि उसे सिक्योरिटी फर्निश क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इस केस में कोर्ट में ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड बाय प्लेंटिफ और डायरेक्ट्स बाय कोर्ट शेल बी अटैच्ड। ठीक है। और अगर मान लीजिए डिफेंडेंट जो है वो शो कॉज दे देता है या फिर सिक्योरिटी फर्निश कर देता है, तो इस केस में सब रूल 2 के अंदर क्या होगा, जो अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने, कोर्ट उसे विड्रॉ कर लेगी। ओके, नाउ कम टू रूल 7। रूल 7 डील्स विद द मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट, कि किस मोड में अटैचमेंट किया जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जब डिक्री को सेटिस्फाइड करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है और प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, तो उसी मैनर में जैसे कि एक डिक्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, उसी मैनर में ऑर्डर 38 में भी बिफोर जजमेंट प्रॉपर्टी को उसी मैनर में अटैच किया जाएगा। ओके, जैसे कि आफ्टर जजमेंट अटैच की जाती है, उसी प्रोसीजर से बिफोर जजमेंट भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं रूल 11 एंड रूल 11A। रूल 11 डील्स विथ प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर बिफोर जजमेंट प्रॉपर्टी एक बार अटैच हो चुकी है और उसके बाद मान लीजिए डिक्री पास होती है, तो वापस से उसी प्रॉपर्टी को एक डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए आफ्टर जजमेंट वापस से उसे रीअटैच्ड नहीं किया जाएगा। ओके, सो we can say that where property is under attachment by virtue of the provision of this order, order 38, and decree is subsequently passed in favor of the plaintiff, then it shall not be necessary upon an application for the execution of such decree to apply for reattachment of the property. Rule 11 जो है वो 11A जो है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री टू अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। यानी जो रूल 1 जो प्रोविजंस हैं इस कोड के, CPC के, ठीक है, वो जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के टाइम पर अटैचमेंट पर एप्लीकेबल होते हैं, वही जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट होगा उस पर सारे रूल्स अप्लाई होंगे। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अटैचमेंट आफ्टर जजमेंट, द प्रोसीजर ऑफ अटैचमेंट आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर जजमेंट shall apply on attachment before judgment. ओके, सब रूल 2 जो है 11A का, सब रूल 2 जो है वो सेटल करता है डिस्प्यूट को वेदर अटैचमेंट विल रिमेन और रीओपनिंग ऑफ सूट और नॉट। इट मीन्स अगर मान लीजिए क्या हुआ, जो सूट था वो डिसमिस हो जाता है, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट, यानी पार्टी अपीयर नहीं हुई कोर्ट में, तो उस केस में क्या होगा, द अटैचमेंट शैल नॉट बिकम रिवाइव्ड नॉट ओनली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट द ऑर्डर फॉर द डिसमिसल of the suit for default has been set aside and the suit has been restored. Now come to Rule 8. Rule 8 deals with the adjudication of claims to property attached before judgment. This rule says that the procedure which is to be followed in the adjudication of claim over such property is mentioned in the provision which deals with the adjudication of claims for the property attached for execution of the decree. ठीक है, तो जो एक प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए जो एडजुडिकेशन होता है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वही एक अटैचमेंट, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए भी फॉलो
किया जाएगा अटैच फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। जो डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है तो उस पर भी वही रूल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ऑर्डर 21 में हम एग्जीक्यूशन में देखते हैं रूल 58 और रूल 59। तो ये जो है रूल 58 और 59 वो ऑर्डर 38 के अंदर जो अटैचमेंट हो रहा है उस पर भी अप्लाई होंगे। नाउ कम टू रूल 9। रूल 9 सेज दैट व्हेन एन ऑर्डर इज मेड फॉर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी फर्निश कर देता है तो या फिर सूट डिसमिस हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो अटैचमेंट किया गया है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, साथ में जो अटैचमेंट की कॉस्ट थी वो भी दी जाएगी। ठीक है, नाउ रूल 10। रूल 10 सेज कि जो थर्ड पार्टी है, प्रॉपर्टी जो अटैच की जा रही है, कोर्ट जो जिस प्रॉपर्टी को अटैच कर रही है, अगर उस प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड पार्टी का, ठीक है, जो स्ट्रेंजर्स हैं, तो अगर उनका कोई राइट है उसके साथ में या उनका कोई इंटरफेरेंस है तो वो अटैचमेंट उनके राइट्स को बार नहीं करता है, उनके राइट्स एज इट इज़ उस प्रॉपर्टी पर रहते हैं। ओके, नाउ रूल 12 एंड रूल 13। रूल 12 एंड रूल 13 वी कैन से कि किन किन केसेस में अटैचमेंट नहीं हो सकता है, अटैचमेंट का ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकती है। तो रूल 10 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कोर्ट अटैच नहीं कर सकती है, साथ में स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन विच केसेस, इन विच सिचुएशन रूल 5 डज नॉट अप्लाई। ओके, कोर्ट को पावर नहीं है किस केस में, अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती, और साथ में रूल 12 के अंदर अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उसे भी कोर्ट अटैच नहीं कर सकती है। तो आज हमने ऑर्डर 38 पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर 39 लेंगे, दैट इज़ टेम्पररी इंजंक्शन। थैंक यू।